हेलो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे अपवर्तन के बारे में। तो अपवर्तन का नियम हमने देखा, हमने स्नेल्स लॉ के बारे में देखा है क्या? अच्छा, अगर नहीं बताया तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा। और फिर हमने ग्लास स्लैब मतलब कांच के स्लैब में अपवर्तन देखा। तो आइए हम अब अपने चर्चा को अपवर्तन पे आगे बढ़ाते हैं। आज इस वीडियो में हम अपवर्तनांक के बारे में और चर्चा करेंगे विस्तार से। आइए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। तो हाँ, अब हम अपवर्तनांक के बारे में थोड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। सेकेंड, ओके, ठीक। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था अपवर्तनांक। ये देखिए, ये माध्यम 2 है, ये माध्यम 1 है, ये अविलंब है, अविलंब के करीब आ रहा है। तो ये क्या हुआ? ये माध्यम 2 सघन माध्यम है और माध्यम 1 विरल माध्यम है ना। विरल माध्यम यानी जहां पे प्रकाश की चाल अधिक हो, और सघन माध्यम वो जहां पे प्रकाश की चाल कम है ना। तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष में क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ठीक है। तो इसे ही हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स का नियम है ना, इसे हम कहते हैं स्नेल्स का नियम, स्नेल्स लॉ, क्योंकि स्नेल साइंटिस्ट ने इसे प्राप्त किया। और ये किसी भी दो माध्यम के लिए क्या होता है? मतलब एक स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है। अगर वायु और जल ले तो उन दोनों का क्या होगा? अपवर्तनांक कांस्टेंट होगा। समझ में आया? ये जो है ये एक अनुपात है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो एक संख्या बस आएगा। अब हाँ, अब प्रकाश मुड़ता क्यों है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है? क्योंकि उसका वेग में परिवर्तन आता है, उसके चाल में परिवर्तन आता है। तो इसका मतलब चाल से अपवर्तनांक का कुछ ना कुछ लेना देना है। आइए देखते हैं क्या लेना देना है। अगर हम कहते हैं अपवर्तनांक माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष में क्या होता है? माध्यम, ये तो होता ही है, एक और चीज भी होता है। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। माध्यम 1 बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल तो क्या होता है? माध्यम 2 का सापेक्ष, माध्यम 2 का सापेक्ष, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष में, माध्यम 1 के सापेक्ष में ऐसा होता है, ठीक है। जो कि किसके बराबर है? साइन आई बराबर बटा साइन आर के बराबर है, यहां से, है ना। अब यहां पे मान के चलते हैं चाल है v1 प्रकाश का, और यहां पे मान के चलते हैं चाल है v2। तो क्या होगा? माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष में क्या हो जाएगा? v1 बटा v2 हो जाएगा। समझ में आया? और उसी तरफ दूसरी तरफ माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष में क्या हो जाएगा? v2 बटा v1 हो जाएगा, जो कि 1 बटा माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। ये किसके बराबर होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन आर साइन आई, है ना, अगर इस डायग्राम को देखा जाए।
आगे बढ़ते हैं। अब एक स्टेटमेंट याद रखिए, अगर माध्यम एक निर्वात यानी वैक्यूम, जहां वैसा माध्यम जहां पे कुछ ना हो, या वायु, वायु तो पता ही है आपको यानी एयर हो, तो माध्यम दो का अपवर्तनांक क्या कहलाता है? अपवर्तनांक अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। समझ में आया? अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, या केवल अपवर्तनांक भी कह सकते हैं, माध्यम दो का अपवर्तनांक। ये नहीं बोलने का जरूरत माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष में, सापेक्ष नहीं है, अब ये निरपेक्ष हो गया, तो इसे केवल अपवर्तनांक कह सकते हैं माध्यम दो का। कब? जब माध्यम एक निर्वात या वायु। समझ में आया? क्लियर? अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए एक कांच, ठीक है, तो उसमें मान के चलिए चार है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और एक दूसरा माध्यम है, उसे बस कोई भी माध्यम, हमें पता नहीं है, कुछ भी माध्यम Vm है, मान के चलिए वहां पे चाल है प्रकाश का 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उससे पहले हाँ, इससे पहले मैं ये बताना भूल गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम बस ये देखिए, सॉरी, ये जो है इसके बारे में एक और चीज मैंने बताना भूल गया, इसे हम क्या कहेंगे? ये जो है इसके बारे में, ये क्या है? ये इसे सिर्फ हम केवल N2 कहेंगे, क्योंकि ये माध्यम में क्या है? निर्वात या वायु, तो ये निरपेक्ष हो गया, तो क्या हो जाएगा? C बटा माध्यम दो में वेग, ठीक है, माध्यम दो में प्रकाश की चाल, और C क्या हो गया? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, जो किसके बराबर होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर इसे हम माध्यम एक माने और इसे हम माध्यम दो माने, तो माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष में क्या होगा? अपवर्तनांक क्या होगा? माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष में क्या होगा? V1 / V2। यहाँ पे V1 क्या है? Vg के बराबर है, कांच माध्यम एक, माध्यम दो क्या है? Vm, जो कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये कट गया, क्या बचा? 4/3, जो कि 1.133 आया। ये हो गया इसका आंसर। अगर आपसे कोई पूछ दे माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष में, तो क्या आप लिखेंगे? V2/V1। समझ में आया? तो ये V2 यहाँ पे क्या है? Vm/Vg, जो क्या है? 1.5 × 10⁸ है ना, अपॉन 2 × 10⁸। 4 हो गया, ये कट गया, कितना बचा? 3/4, जो कि 0.75 के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे केवल माध्यम दो का अपवर्तनांक बताइए, अपवर्तनांक मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक है ना, क्या लिखेंगे? माध्यम दो का अपवर्तनांक, तो क्या हो गया? C बटा माध्यम दो में, तो C बटा Vm, C कितना है? 3 × 10⁸, और ये कितना है? 1.5 × 10⁸, है ना। ये कट के क्या हो गया? ये आपका आंसर आया 2।
है ना। और अगर आपसे कोई पूछे केवल एक माध्यम एक का अपवर्तनांक, तो क्या आप समझेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक C/V1, है ना। C बटा माध्यम एक क्या था? कांच। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए। ये 3/2 × 10⁸ क्या हो गया? 1.5। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दिए, ये जो अगर लिखा गया था ये इसके इस केस के मुकाबले लिखा गया था, इसको इसके लिए था। यहाँ पे जो माध्यम मान, बट ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ क्या हुआ? अब इसका अर्थ हम समझते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, ये आपका माध्यम 2 है और ये आपका माध्यम 1 है। तो ये आपका ग्लास है Vg और ये आपका कांच माध्यम, ठीक है, जो भी है। तो प्रकाश ऐसे आ रहा है, ठीक है, इधर से ऐसे आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ऐसा है, ये माध्यम 2 है, ये माध्यम 1 है ना, यही है इसका। ये भी हम इसी से समझ सकते हैं। बट इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि ये माध्यम है, कौन सा माध्यम? माध्यम 2, ठीक है, जिसमें प्रकाश की चाल Bm था। और ये माध्यम 1 क्या है? यहाँ पे माध्यम 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला माध्यम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वायु। ये हो जाएगा क्या? वायु। वायु, यहाँ पे चाल कितना है? C है। समझ में आया? और ये कितना हो जाएगा? इसका अर्थ है ये माध्यम 1, मतलब क्वेश्चन के मुकाबले माध्यम है। क्वेश्चन में हमने माध्यम 1 किसे पकड़ा? ग्लास। तो ये हो गया ग्लास Vg और ये हो गया वायु। इसका अर्थ ये, समझ में आया? ऐसे आके ऐसे आएगा, ठीक है। इसका अर्थ ये है, समझ में आया? ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जब हम सिर्फ निरपेक्ष की बात करते हैं तो ये वाला माध्यम क्या हो जाता है? वायु हो जाता है। और ये जो भी माध्यम है जिसे हम लोग अपवर्तनांक प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक नीचे टेबल है, ये देखिए, जिसमें कुछ द्रव्यमान द्रव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक है। वायु का हो गया, बर्फ का हो गया, जल का हो गया, अल्कोहल, केरोसिन, ठीक है, कई सारे, हीरे का हो गया। देखिए कितना होता है, हीरे का बहुत ज्यादा होता है ना। मतलब सबसे ज्यादा हीरे का अगर अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो अगर हीरा और वायु लेंगे तो क्या होगा? सबसे ज्यादा मुड़ जाएगा, सबसे ज्यादा मुड़ जाएगा, है ना, है ना, सबसे ज्यादा करीब है। और वही अगर ये कांच होता तो कैसे जाता है? ऐसे जाता है ना। देखिए, क्योंकि कांच का जो क्या है, कांच 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 क्राउन कांच 1.52, ठीक है, कम है, इससे तो कम है ना। किससे कम है? 1 से। हीरे से कम है। तो ये सारणी में आप देख पा रहे हैं। अब बहुत लोग क्या सोच लेते हैं, नोट कीजिए कि यह आवश्यक नहीं कि प्रकाशिक सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो। समझ रहे? प्रकाशिक जो सघन है, जो माध्यम सघन है, अधिक सघन है, जैसे कि जल जो है इसके मुकाबले अधिक सघन है, ये अल्कोहल जो है जल के मुकाबले अधिक सघन है, क्राउन कांच इसके मुकाबले अधिक सघन है। बट इसके मुकाबले क्राउन कांच क्या है? विरल है। और ये क्या है? क्राउन कांच के मुकाबले सघन है। समझ पा रहे? सब सापेक्ष। तो क्या होता है, माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक है। उदाहरण के लिए केरोसिन, जिसका अपवर्तनांक जल से अधिक है, जल की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। समझ रहे? केरोसिन का क्या होता है? उसका अपवर्तनांक क्या है? जल से अधिक है। यहाँ पे देख पाए आप, केरोसिन का ये है और जल का
ये है, ये तो अधिक है ना, ठीक है इसका। बट घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान घनत्व क्या होता है? जल का अधिक होता है केरोसिन से। केरोसिन को अगर जल में डालेंगे तो केरोसिन ऊपर तैरेगा, है ना। यद्यपि इसका द्रव्यमान घनत्व जल से कम है। तो यही कहना चाहता हूं। एक और चीज मैं आपको बताना शायद भूल गया, हाँ इधर ही। अब मान के चलिए आपको 2 का 1 के मुकाबले निकालना है, सापेक्ष अपवर्तनांक 2 का 1 के मुकाबले, तो आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं? निरपेक्ष द्रव्यमान अपवर्तनांक दोनों का भागा कर दीजिए। इसका निरपेक्ष क्या है? 2, इसका क्या है? 1.5, तो क्या हो गया? 4/3, 1.333 आ गया ना, गया। और वैसे ही आपको 1 का 2 के मुकाबले निकालना, तो 1 का 1/2 ये क्या हो गया? निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो ये क्या हो गया? सापेक्ष, 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। तो क्या हो गया? 1 का कितना था? 1.5 था, 2 के साथ 2 था, 2 3/4 हो गया, ये हो गया 0.7। देखिए, और आप ऊपर आप ये देखिए, ये और ये समझ में आया? और फिर ये देखिए, और समान है ना। फिर तो अपवर्तनांक के बारे में चर्चा खत्म। अब अगले वीडियो में हम क्या चर्चा करेंगे? अब हम लेंस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अपवर्तनांक यहीं पे समाप्त। अपवर्तन में ही और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वो आपका फाइनल टॉपिक होगा लेंस के बारे में। जैसे हमने परावर्तन में पढ़ा था गोलीय दर्पण के बारे में, यहाँ पे गोलीय लेंस के बारे में पढ़ा, गोलीय सतह जहाँ पे अपवर्तन कैसा करता है, ठीक है। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।